हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को समझने से पहले हमको दो तीन चीज़ समझना होगा। सबसे पहले हमको समझना होगा मुक्त पतन। किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को मुक्त पतन कहते हैं। गैलीलियो साहब ने कहा था कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यानी कि अगर हम दो वस्तु को समान ऊंचाई से गिरावें तो व्हाट एवर द मास इज, उसका द्रव्यमान कितना भी ज़्यादा क्यों हो या कम हो, दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर गिरेगी। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखते हैं कि हम एक पंख लेते हैं और एक गेंद, टेनिस का गेंद लेते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं गिरता है। पहले या मतलब हम गोली ले लिए और एक पंख ले लिया, दोनों को एक समान ऊंचाई से गिराएं तो हम देखते हैं कि गोली पहले गिरती है और पंख बाद में गिरता है। तो गैलीलियो ने हल्की वस्तुओं को देर से गिरने का कारण नहीं बताया, लेकिन रॉबर्ट बायल नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने गैलीलियो के द्वारा जो दिया गया था नियम कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, उसको सत्यापित कर सके। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को हम मुक्त पतन कहते हैं। और इसमें आगे हम देखेंगे कि मुक्त पतन को अन्य त्वरित गतियों से अलग दर्शाने के लिए मुक्त पतन त्वरण, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और जिसको हम जी से व्यक्त करते हैं, और जी का मान लगभग होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और अलग अलग जगह पर, ऊंचाई पर और मतलब ध्रुव पर और भूमध्य रेखा पर इसका मान अलग अलग होगा। तो पृथ्वी के आकार का भी इस पर प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी के ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम देखेंगे और इसको समझ लेने के बाद हम समझेंगे कि न्यूटन साहब जो स्टडी किए थे केपलर्स के लॉ को, और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम का प्रतिपादन उन्होंने किया था, जिसके हिसाब से ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी समानुपाती होता है। और इसको हम लिखते हैं F बराबर Gm1m2/r² से, जहाँ पर G हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, m1 मास ऑफ वन बॉडी, m2 मास ऑफ अनदर बॉडी, और r हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे। और इसमें चर्चा हुई है आपको अभिकेंद्र बल का, अभिकेंद्र त्वरण का। तो अभिकेंद्र बल निकालने के लिए क्या करेंगे, F बराबर फार्मूला लिखते हैं ना, बहुत सिंपल सा है। मैं आपको ट्रिक बताते हैं कि F बराबर ma होता है, तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो ही रहेगा। और उसमें a के जगह पर जब हम v²/r से गुना कर देंगे तो वही हमारा अभिकेंद्र बल हो जाएगा। तो इस तरह से अभिकेंद्र बल F का फार्मूला होगा हमारा F बराबर mv²/r। तो यहाँ पर हम a का वैल्यू v²/r क्यों दिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो त्वरण है वो अभिकेंद्र त्वरण है। और इसके बाद हम लोग इसमें हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, जिसको 1687 में न्यूटन ने दिया था। और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं F बराबर Gm1m2/r²। और 1798 ईस्वी में सर हेनरी कैवेंडिश ने सोने के दो भारी गेंदों पर प्रयोग करके G का वैल्यू प्राप्त किया था। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो अब गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, तो गुरुत्व बल क्या होता है, तो जैसे हम गुरुत्वाकर्षण की जब बात करते हैं तो क्या देखते हैं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स। तो दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो ये फोर्स होता है, उसमें दो वस्तुओं में अगर एक वस्तु हमारी पृथ्वी है तो उसको हम बल को हम गुरुत्व बल कहेंगे। अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। अब देखिए, दो वस्तु के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसको हम क्या करेंगे, कौन इक्वेशन से लिखेंगे, F बराबर Gm1m2/r²। और दो वस्तुओं में एक वस्तु अगर पृथ्वी हो और पृथ्वी के मास को अगर हम कैपिटल M से लिखें तो क्या लिखेंगे, F बराबर Gm m/r²। आप देखिए कोई वस्तु जो पृथ्वी पर गिरती है तो उस पर जो बल लग रहा है उसको हम वेट कहते हैं, W बराबर mg।
तो डब्ल्यू भी क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, F बराबर mg। अब देखिए दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन हो गया F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा हो गया F बराबर mg। अब दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं mg बराबर g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से भी हम g का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह से g बराबर हो जाएगा g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो वस्तु के द्रव्यमान, ये जो हमारा g है, प्रत्येक वस्तु के लिए चाहे हल्की हो या भारी हो, g का मान समान होता है। हवा के प्रतिरोध नगण्य रहने पर गुरुत्व के अधीन गिरने वाली सभी वस्तुओं का त्वरण समान होते हैं। अब हम समझेंगे कि क्या आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जी कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में क्या अंतर है। तो जी कैपिटल जी जो हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और ये छोटा जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। तो जी जो एक सर्वात्रिक नियतांक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका मान कणों की प्रकृति, उसके द्रव्यमान, उसके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है, तथा ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के लिए एक ही होता है। दूसरी ओर जी का मान पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल इत्यादि के लिए भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी पर भी जी का मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा। जैसे ध्रुव पर इसका मान जो कुछ होगा, और भूमध्य रेखा पर अलग होगा, ऊंचाई पर कुछ और होगा, और गहराई में कुछ और होगा। तो जी के मान में परिवर्तन किन किन चीज़ों के वजह से होता है। तो एक होता है ऊंचाई के कारण। अब पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वस्तु है, तो पृथ्वी के रेडियस को अगर हम कैपिटल R से लिखते हैं, तो ये जो दूरी हो जाएगी दो वस्तुओं के बीच में, ये हो जाएगा R प्लस h। तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित जो कण है, और उस पर जो वस्तु रखी है, उसका द्रव्यमान अगर स्मॉल m है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस h के स्क्वायर। तो इस तरह से वहाँ पर g का वैल्यू कितना होगा, g डैश बराबर जी एम R प्लस h के होल स्क्वायर। तो ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, g का मान घटता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के आकार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी की सतह से पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। अब प्रयोग के द्वारा देखा गया कि ध्रुव पर जो जी का वैल्यू होता है 9.83 मीटर पर सेकंड होता है, और भूमध्य रेखा पर 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे तो एवरेज में आप कह सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग ऐसा बोल सकते हैं, अप्रॉक्स। अब समझिए कि जो हमारा रेडियस जो होता है अर्थ का, तो रेडियस उसको हम लिखते हैं आर पी से, पी सफिक्स में लिखेंगे तो आर पी इज शॉर्टर देन आर ई, मतलब रेडियस एट पोल इज शॉर्टर देन रेडियस एट इक्वेटोरियल लाइंस। अब तो हमारा जो ध्रुव पर जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इक्वेटोरियल लाइन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा। इसको हम लिखेंगे कि जी पी इज ग्रेटर देन जी। तो जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तो इस तरह से हमने देखा। और अगर हम इक्वेशन की बात करें तो लिखेंगे जी पी बराबर जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर, और जी ई बराबर जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो हम लोग देखें कि जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है।